नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो हम चैप्टर 3 पे थे उसी के बारे में आज बात करेंगे और भी सारे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें से तैयार करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आप तैयार कर रहे हैं ना, ये आपके 20 मार्क्स के तो है ही तैयारी। इस बीच में आप 12th के बाद कितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठना चाहेंगे तो उन सब में आपका यही MCQ वाली स्टाइल ही आता है। और ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ रहे हैं, टिक करने का, मार्क करने का, ये सब आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आगे बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, जो हम सोशल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सामाजिक इतिहास पढ़ रहे थे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, उसमें कई बच्चों ने मुझसे पूछा, वो गोत्र पे अटक जाते हैं, कहते हैं मैडम ये कास्ट होती है। पर ये कास्ट नहीं है। कास्ट का मतलब तो आप एक जाति का प्रायवाचिक शब्द आपने हम इंग्लिश में बोल देते हैं कास्ट। गोत्र एक फैमिली, गोत्र को आप सिर्फ एक फैमिली मानिए। ठीक है, अब ये जो हमारा 2.4 है स्त्री का गोत्र, ये आपको बहुत क्लियरली समझाएगा। एक ये वाला पैराग्राफ ही आपका हर तरह से समझ लीजिए कि हर आंसर का हर तरह की क्वेरी आपकी सेटिस्फाई कर देगा। तो अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें मेन चीज आप नोट कीजिए क्या है कि ये एक ब्राह्मणीय पद्धति थी। अब ब्राह्मणीय पद्धति क्यों कह रहे हैं कि ये इस समय जो कुछ भी आपके धर्म शास्त्र वगैरह जो बने हैं, धर्म ग्रंथ वगैरह बने हैं, वो सब ब्राह्मणों द्वारा रचित थे। और जो पद्धति चलाई, जो एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट चलाया, आप कह सकते आचार संहिता चलाई, वो ब्राह्मणों द्वारा ही रचित थी। इसलिए हम इसको एक ब्राह्मणीय पद्धति का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक ब्राह्मणीय पद्धति, ये लाइन भी हमें समझ में आ रही है। टाइम हमें समझ में आ गया, 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई। किस पे एप्लीकेबल थी, किन लोगों के गोत्र बने थे शुरू में? वो सिर्फ बने थे शुरू में ब्राह्मणों के ही, और ब्राह्मणों को ही गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। जैसे एक एक ऋषि की जो फैमिली चल रही है उसके हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, और आगे जो उसकी फैमिली चली, तो जैसे आप सोच लीजिए वशिष्ठ ऋषि हैं तो उनके आगे वशिष्ठ चलता रहेगा। सब कोई अपने नाम के आगे बोलेंगे कि हम वशिष्ठ गोत्र के हैं, या भारद्वाज गोत्र के हैं, या अत्रि गोत्र के हैं, या XYZ जो भी मुख्य ऋषि लोग थे उनकी फैमिली, वो कहेंगे कि हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आप कह सकते हैं फैमिली नेम। ठीक है, यही सिर्फ गोत्र का मतलब है। और इसीलिए जब एक ही गोत्र के दो लोग मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक ही फैमिली के हैं। और आज भी देखिए, अगर थोड़ा बहुत इसको जो मानता है वो आज भी आपस में विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम जो हिस्ट्री में भी देख रहे हैं, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एक ब्राह्मणी पद्धति थी, 1000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, एक वैदिक ऋषि के परिवार के वंशज लोग माने जा रहे हैं। दो बातें इसमें मुख्य मेन है कि जो स्त्री हैं उनका विवाह के बाद पति का गोत्र उनके नाम के आगे लगेगा, क्योंकि उनकी पहचान बदल गई। स्त्री की पहचान बदल गई, लड़की की पहचान बदल गई। आज की भाषा में आप कह लीजिए कि राशन कार्ड पे नाम बदल दिया, जैसे होता है ना, दूसरे घर में गए, दूसरे राशन कार्ड में नाम आ गया। तो ये वही चीज है कि पिता की जगह उस लड़की की पहचान पति की पत्नी के रूप में हो गई, तो वो पति के गोत्र उसका माना जाएगा। और इस एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अब हमारा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कानून थे सब जगह अनुसरण किए जाते थे? ये वाला पैराग्राफ आपसे यही कह रहा है कि जहां जहां ब्राह्मणों के ये कानून चले, जिन लोगों ने इसको माना, वहां सब जगह किए जाते थे। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम कुछ अभिलेखों से, कुछ साहित्य से देखेंगे कि लोगों के नामों के आगे, राजाओं के नामों के आगे क्या लगा हुआ है। अब हमने जैसे इस उदाहरण के लिए सातवाहन फैमिली ली है, अधिकतर तो सभी। अच्छा, एक चीज और आप नोट कीजिए, समाज पितृसत्तात्मक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए सातवाहन वंश कब था, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल है, दूसरी शताब्दी। अब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ भी आ गई और ईसवी भी आ गई। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईसवी तक, 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी कॉमन एरा जो है। अच्छा, इनके बहुत सारे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इतिहासकार ये देख रहे हैं कि इनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते कैसे थे।
अब एक चीज और है जो हमें समझ में आ रही है, ये गोत्र, ये जो फैमिली आगे बढ़ी, और हमने ये भी पढ़ा था कि लोग अपनी ही जाति में ही करते थे, संबंध रखते थे। तो मेन क्या हमारा जो समाज का जो यूनिट बन गया वो हो गया विवाह। ठीक है, अब आप इसी पेज पे ही देखिए, आपके कॉलम में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है इन्होंने विवाह के 8 प्रकार। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र होता है, परंतु ये 4 प्रकार के विवाह हैं जिनको उन्होंने उत्तम माना है। अब इसका भी अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट कर लीजिए, पहला वो है जो कन्या का पिता अरेंज करता है, अरेंज्ड मैरिज आज की भाषा में समझ लीजिए, और वो कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित कर उसे वर को देता है। सेकंड है जिसमें हो सकता है कि आपस की पसंद हो, परंतु कन्या का पिता उसको मान्यता देता है और वो वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान देता है। थर्ड हो गई कि जब जो वर है वो वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। दहेज वाली बात नहीं है, यह वर वधु की प्राप्ति के लिए धन प्रदान करता है और परिवार से मान्यता प्राप्त होकर शादी होती है। और एक चौथा है जो बहुत है कि स्त्री और पुरुष आपस में पसंद कर लेते हैं, परंतु प्रॉपर मैरिज करते हैं और जिसको इसको भी मान्यता प्राप्त है। तो ये आपके विवाह के 4 प्रकार जो इसमें दिखाए गए हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और बाकी 4 प्रकार उतना ब्राह्मणीय रूप से पसंद नहीं किए गए हैं, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, अब अगले पेज पे देखिए, ये सातवाहन राजाओं का जो अभिलेख है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है सातवाहन फैमिली के बारे में कि ये इनकी जो रानियां थी वो आप अपने पिता का नाम, पिता का गोत्र लिख रही हैं। अब राजा गौतमी पुत्र सिरि सत्कर्णी, पुत्र मतलब पुत्र। अब यहाँ पे देखिए आपको साफ बताया हुआ है कि गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। अब राजा का नाम क्या है? सतकर्णी। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसी तरह से राजा वसिथि, वसिथि ये वशिष्ठ का अपभ्रंश हो गया है। और जो स्त्रीवाचक शब्द है तो वसिथि पुत्र जो रानी थी वो वशिष्ठ गोत्र की थी अपने पिता के घर से, तो वो वसिथि उसका नाम हो गया। उसका लड़का राजा की अनेक रानियां और अनेक पुत्र, तो कौन सा पुत्र किस रानी का है वो माँ से उसकी पहचान यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इनके अभिलेखों से हमें कुछ कुछ चीजें तो थोड़ी सी अलग लगी हैं। ब्राह्मणीय पद्धतियां हैं पर उतनी अच्छे से यहाँ पे 100% हम नहीं कह सकते कि फॉलो हुई हैं। ठीक है, अच्छा, चैप्टर को जब भी हम पढ़ते जाएंगे तो आप चित्रों को भी देखते जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में अब की बार चित्र भी आएंगे, मूर्तियों के बारे में भी पूछा जाएगा। एक चीज यहाँ पे कॉलम में देखिए, उपनिषद में मातृनाम। अब बृहदारण्य उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि बहुत से आचार्य जो शिष्य थे वो अपने नाम मातृनामों से भी निर्दिष्ट करते थे। तो कई जगह हम ऐसा देखते हैं हमें कि माता के नाम से भी पहचान बन रही है। ये वाला जो पैराग्राफ हमारा आया ये फिर हमारा सातवाहन राजाओं के बारे में ही बता रहा है, और सातवाहन राजाओं के साथ कुछ हम अलग चीजें देख रहे हैं कि ये आपको नोट करना पड़ेगा कि एक तो वो बहुपत्नी प्रथा, ये चीज देखिए, ये दिमाग में रखिए, सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मान रहे हैं। दूसरा, उनकी जो रानियां थी ये देखिए, वो अपने पिता का नाम, जैसे हमने पिछले पेज पे भी देखा, वो अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे लगा रही हैं। गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे। ठीक है, तीसरी बात देखिए कि बहुत से जो रानियां हैं वो अपने इसी परिवार की ही थी, इसी परिवार के गोत्र की थी। ये भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। अब बहिर्विवाह पद्धति जो हमने पढ़ा है ये उस नियम के तो बिल्कुल विरुद्ध है, परंतु हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसा हम देखते हैं कि दक्षिण भारत वगैरह में भी कि कुछ जगहों पे था कि अपने रिश्तेदारों से, ममेरे, चचेरे इत्यादि से भाई बहन के विवाह के संबंध भी जोड़े गए हैं। ठीक है, अब 2.5 आपसे पूछ ले रहा है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि माताओं का जिक्र मातृ नाम तो आ जा रहा है,
परंतु सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तरदायी तो पितृवंशक ही, ये वंशक ही होता था। मतलब कि ये जो उत्तराधिकार था वो पिता से ही चलता था, भले वो माताओं का नाम चलता था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं आपके, कि गोत्र, ये नोट कर लीजिए, गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। ये बिल्कुल, ये 4 बातें नोट कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सबका जवाब दे सकते हैं आप। एक ब्राह्मणीय पद्धति 1000 ईसा पूर्व, एक ऋषि के वंशज माने जा रहे हैं गोत्र के सदस्य, विवाह के पश्चात स्त्री पति का गोत्र लिखेगी और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। यह इतना आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अगर हम और देखें तो कुछ क्वेश्चंस को आप और नोट कर लीजिए। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 12th क्वेश्चन। अब बहुत स्पेसिफिक, मैं जो बातें अभी बताई है मैं उसी को क्वेश्चन में पूछ रही हूँ। गोत्र का अर्थ क्या है? नंबर 1, एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। नंबर 2, उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। 1000 ईसा पूर्व के पश्चात ब्राह्मणों में यह प्रचलन में आया। उपरोक्त सभी गलत है या उपरोक्त सभी सही है? एक क्वेश्चन और, एक ही गोत्र के सदस्य क्या आपस में विवाह कर सकते थे? ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ बातें और जो निकल के सामने आती हैं। क्वेश्चन 14 नोट कर लीजिए, गौतमी पुत्र का क्या अर्थ है? अभी छोटी छोटी बातें जो हमारे क्वेश्चंस में आ सकती हैं। क्वेश्चन 15, अब आप एक ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए, सही या गलत। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप मार्क कीजिए कि सही है, गलत है। कंफ्यूजन आपका एक बार आएगा पर यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, सातवाहन राजा अपने नाम के आगे माता का गोत्र लगाते थे। सातवाहन मातृवंशिकता को मानते थे। सातवाहन पितृवंशिकता को मानते थे। सातवाहन ब्राह्मण जाति या वर्ण के थे। सातवाहन राजा, कुछ राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। सातवाहन रानियां अपने पिता के गोत्र को ही नाम के आगे लगाती थी। ये बहिर्विवाह पद्धति या ये अंतर्विवाह पद्धति है जो पिता के गोत्र को अपने नाम के आगे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो हमारा अगला आएगा वो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। ये आपका है कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें आपका उचित जीविका, ब्राह्मणों की उचित जीविका, क्षत्रियों की, वैश्य और शूद्र की। तो ये तो बिल्कुल ही कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। चलिए और आगे हम अगले वीडियो में लेते हैं।